Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this series we are discussing current affairs related to ministries and science schemes. Schemes. So let's continue our discussion. शुरू करते हैं हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स होता है, वन्य जीवों के लिए जो आवास होता है, उसका एकीकृत विकास, ये कि ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है and provides financial and technical assistance to the state UT governments for activities aimed to aimed at wildlife conservation। जो वन्य जीवन के संरक्षण के लिए जो भी गतिविधियां हैं उनके लिए जो है वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रोवाइड कराई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसको? स्टेट्स और जो यूटी गवर्नमेंट्स हैं। इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं, तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। एक तो है सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनको जो सपोर्ट है, सहयोग, उसमें आते हैं आपके संरक्षित एरियाज में नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, और कंजर्वेशन रिजर्व आता है, और कम्युनिटी रिजर्व आता है। ठीक है, ये जो है प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। और जो प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, जो इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी जो प्रोटेक्शन होता है वाइल्ड लाइफ का, उसके लिए। और रिकवरी प्रोग्राम फॉर द सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज होंगे, उनको और उनके आवास को, ठीक है, रिकवर करने की कोशिश। हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम, ये क्या है? इसका जो लक्ष्य है, एक ऐसा नवयुवकों का एक ऐसा समूह बनाना है, ठीक है, जिसमें जिसमें जो है प्रशिक्षित इन्वायरमेंटल मैनेजर्स, पर्यावरणीय प्रबंधन, इकोलॉजिस्ट, पारिस्थितिक शास्त्री, और सोशियो इकोनॉमिस्ट, ठीक है, समाज अर्थशास्त्री इसमें शामिल किए जाएंगे। और विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द वेरियस यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके माध्यम से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो कि इंडियन हिमालयन रीजन में काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट जो कि इस रीजन में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उत्तर पूर्व का क्षेत्र, वहाँ के जो संस्थान हैं, ठीक है, उनको वरीयता दी जाएगी इसमें। और नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और ये एक जो है सेंट्रल ग्रांट इन एड स्कीम है, मतलब ये सेंटर के द्वारा ही इसको जो है सहयोग मिलेगा, पैसे का भी। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और 1982-83 से ये लागू है, ठीक है। और ये कई सारे जो सेंटर्स हैं, उनका एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है विकेंद्रीकृत नेटवर्क है। इसमें कौन कौन से सेंटर शामिल हैं? ENVIS हब, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल और उससे संबंधित जो इश्यूज हैं, उसकी जो स्थिति है, और उसको उसको जो है डील करेंगे, उसको डील करने के लिए एक सेंटर है, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इनवाइस रिसोर्स पार्टनर्स, ये भी एक ऐसे सेंटर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा होस्ट किया जाएगा। डेजिग्नेट एज नेशनल फोकल पॉइंट ऑफ इन्फोएट्रिया, a global environment information network of UN environmental program UNEP। environment education awareness and training EEAT, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसका जो लक्ष्य है, ये टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता को फैलाना है, और लोगों के जो भागीदारी है पर्यावरण के संरक्षण में, उसको बढ़ाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए ये लेकर के आया गया है। इसमें 4 प्रोग्राम शामिल किए गए हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। वो है एक नेशनल ग्रीन कॉर्प्स एंड नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, सेमिनार और वर्कशॉप, और नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम, नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम। ये 4 प्रोग्राम्स इसमें इम्प्लीमेंट किए जाने हैं। और NGC इको क्लब प्रोग्राम, NGC इको क्लब प्रोग्राम है, ये जो है जो स्कूली बच्चे हैं, उनको हाथों हाथ जो है अनुभव दे करके उन
उनको ज्ञान देना है। ठीक है, किसके बारे में ज्ञान देना है? इमीडिएट इन्वायरमेंट, inculcate compassion and sensitize them on the issue related to the environment and development। पर्यावरण और विकास से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनके संदर्भ में इनको नॉलेज देना है। फर्स्ट एनुअल मीटिंग जो इसकी हुई है, जो स्टेट नोडल एजेंसीज हैं, जो NGC इको क्लब को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, वो उनकी जो पहली जो एनुअल मीटिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड CC एंड एजुकेशन डिवीजन इन कोलैबोरेशन विद गियर फाउंडेशन गुजरात के माध्यम से इस कार्यक्रम ये आयोजित किया गया था। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव, औद्योगिक संक्रमण पहल, जो लीडरशिप ग्रुप है, ये यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लॉन्च किया गया था, यूएन क्लाइमेट 6। और ये जो है हेल्प गाइड द वर्ल्ड्स हार्ड टू decarbonize and energy extensive sectors industries towards the low carbon economy। ठीक है, जो भी ये ऐसी इकोनॉमीज होंगी जो कि डीकार्बनाइज करने, कार्बन की, जिसमें कार्बन का जो इमिशन है उसको कम करना मुश्किल होता होगा, ठीक है, या जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स उसमें ज़्यादा है, ठीक है, उनको लो कार्बन इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए गाइड करना है। और ये जो है सार्वजनिक निजी प्रयास के माध्यम से इंडिया और स्वीडन के साथ दोनों के द्वारा जो है, और जो कुछ कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। ये इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सपोर्ट प्राप्त दिया गया है। कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट, धारणीय नाइट्रोजन मैनेजमेंट पर कोलंबो डिक्लेरेशन, और ये जो है नाइट्रोजन से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। और ये इन जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा जो है एंडोर्स किया जाता है। और ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन से निकलने वाला कचरा है, उसको 2030 तक समाप्त करने का इसमें लक्ष्य है। और ये टेक्निकल सपोर्ट और इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके टेक्निकल सपोर्ट से इसको विकसित किया गया है। और ये जो है यूनेप और इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव है, उसका एक ज्वाइंट गतिविधि है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के माध्यम से इसको सपोर्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, बाह्य मंत्रालयों की मिनिस्ट्री, यानी कि विदेश मंत्रालय एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। उसका क्या है, ये जो मिनिस्ट्री है ये फॉरेन रिलेशंस जो है इंडिया और इसके जो रिप्रेजेंटेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस में उसको देखती है। और ये जो मिनिस्ट्री है ये नागा हिल्स और त्वेंसांग एरिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी भी इसको ही दिया गया है, नागा हिल्स और त्वेंसांग हिल्स का। और ये कैडर कंट्रोलिंग बॉडी है इंडियन फॉरेन सर्विसेज की, कैडर कंट्रोलिंग बॉडी है IFS जो सर्विसेज हैं। एंड जो स्टेटरी बॉडी है हज कमेटी ऑफ इंडिया की, जो है एक स्टेटरी बॉडी है हज कमेटी ऑफ इंडिया की। और ये डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन DPAA है, ठीक है। एज इंडिया इंक्रीज्ड इट्स स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट, DPAA वाज फॉर्म्ड इन 2013 फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विद द प्रोफेशनल फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, जो विविध क्षेत्रों से आने वाले जो भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसके माध्यम से इसका एग्जीक्यूशन करने के दृष्टिकोण है। एंड टू फॉर्मलाइज इंडियन ओरिजिन यूथ, 18 से 30 ईयर्स के जो इंडियन ओरिजिन के यूथ हैं, भारतीय मूल के, ठीक है, उनकी जो इंडिया में उनकी जो रूट है तो वर्तमान इंडिया में उनको परिचित कराना है। और ये इसमें जो है 3 सप्ताह का एक जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है डायस्पोरा जो यूथ है, भारत में से बाहर रहने वाले जो यूथ है उनके बीच में। और इसमें PIOs को जो है पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे गिरमिटिया कंट्रीज, जो गिरमिटिया मजदूर थे पहले जिनको ले जाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, उनको वरीयता दी जाती है। और ये देखो आप यहाँ पे गिरमिटियास के बारे में दिया हुआ है। गिरमिटियास जो होते हैं वो इंडेंचर इंडियन लेबरर्स जो फीजी ले जाए गए थे भारतीय जो मजदूर हैं, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, मलया पेनिसुला एंड कैरेबियन एंड साउथ अमेरिका, ग्वेना, ट्रिनिडाद,
टोबैगो एंड सूरीनाम, यहाँ पर लेकर के जाया गया था शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए। ठीक है, उन्हीं के ये क्या बोलते हैं उनको, डिसेंडेंट्स हैं। समीप स्टूडेंट एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम। समीप जो है छात्रों को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ जो एंगेजमेंट है उससे संबंधित एक प्रोग्राम है। और इसलिए जो है जो कूटनीति है उसको एक कैरियर के विकल्प के रूप में डेवलप करने के लिए ये शुरू किया गया है। और इसमें ये एक स्वैच्छिक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें जो मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, वो उनको ये कहा जाएगा कि ठीक है आप अपने होम टाउन्स में जाएं और आमला मैटर्स में जो है पर्टिकुलरली अपने आमला मैटर्स में जाएं होम टाउन में, और वहाँ पे दे विल बी एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनसे इंटरेक्ट करने की करेंगे। और उन स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो MEA है उसमें एक कैरियर के बारे में, जो भी कैरियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताएंगे। प्रवासी कौशल विकास योजना। प्रवासी कौशल विकास जो योजना है वो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ये भी एक जो है क्षमता कौशल विकास इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के सहयोग से शुरू किया गया है। और ये जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSD के द्वारा लागू किया जाएगा। ITEC इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, ये पूरा गवर्नमेंट के द्वारा ही फंडेड है और 1964 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये एक जो है बायलेटरल प्रोग्राम है, द्विपक्षीय प्रोग्राम। और इट्स रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ट्राइलेटरल एंड रीजनल undertakings such as the Economic Commission for the Africa, UNIDO, and G77. It is an important aspect for the South-South cooperation. जो साउथ कॉपरेशन है उनके लिए भी एक ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। साउथ कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, जो नॉर्थ की कंट्रीज, नॉर्थ जो जिन कंट्रीज को कहा जाता है उनका माना जाता है कि जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, और जो साउथ की कंट्रीज माना जाता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो कोऑपरेशन होगा, ठीक है, उसको साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाएगा। ई ई सनद। ई सनद क्या है, इसका जो लक्ष्य है ये एक ऐसा केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जो कि फेसलेस, कैशलेस, पेपरलेस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है भारतीय नागरिकों और फॉरेनर्स के लिए, वो इसमें दिया जाएगा। और ई विद्या भारती टेली एजुकेशन एंड ई आरोग्य भारती टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट। और ये भी जो है कई सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं भारत में, ठीक है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भाग ले रहे हैं, ठीक है, उनके साथ लिंक किया जाएगा। और ये फुल्ली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा फंडेड है। एंड ई बाब जो प्रोजेक्ट है वो टेलीमेडिसिन, दूरस्थ चिकित्सा और काउंटरिंग मेडिकल एजुकेशन फॉर अफ्रीकन डॉक्टर्स जो हैं, पैरामेडिक्स जो हैं, वहाँ के जो रोगी हैं, उनको जो है मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराने का इसमें की व्यवस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, ये इंडियन ट्रेजरी डिपार्टमेंट के रूप में पहले काम करती थी, अभी भी काम करती है। इट इज़ कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड सर्विंग एज अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी यानी खजांची वाले डिपार्टमेंट के रूप में ये काम कर रही है। और ये ये एक तो कराधान करती है, ठीक है, और जो वित्तीय विधायन है उसको देखती है, और वित्तीय जो संस्थान है उसको, कैपिटल मार्केट जो पूंजीगत मनी मुद्रा है उसको, सेंटर और स्टेट का फाइनेंस, केंद्र और राज्य फाइनेंस वित्त को देखती है, और जो जो यूनियन या संघीय बजट है उसको देखती है। और इसमें 5 डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग, जो कि जो भारत देश की आर्थिक नीतियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उनको बनाती है और उनको उनकी निगरानी करती है। और ये जो है यूनियन बजट जो है
उसको तैयार करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन भी करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में। और स्टेट के जो बजट हैं प्रधानमंत्री के नियम के अनुसार, प्रेसिडेंट्स रूल के अनुसार, ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी है उनके बजट को भी ये बनाते हैं और फॉर्मुलेट प्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसको भी ये तैयार करते हैं और उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी नीतियां हैं उसको बनाते हैं। और राजकोषीय नीति है, और सार्वजनिक वित्त, मुद्रास्फीति, और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, और कैपिटल मार्केट यानी पूंजीवादी जो पूंजीगत मार्केट है, ठीक है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल किए गए हैं, तो इनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इन कॉन्टेक्स्ट इट लुक्स एट वेज एंड मीन्स टू रेज internal resources through the taxation, market borrowing, and mobilization of small savings. Ways and means क्या है इसके लिए? जो आंतरिक जो संसाधन है उसको जुटाने के लिए, इसके लिए क्या आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए यानी कि पैसा जुटाने के लिए क्या तरीके हैं, क्या इनके पास मीन्स हैं? एक तो कराधान है, दूसरा है मार्केट बोरोइंग, बाजार से ले सकते हैं, और मोबिलाइजेशन ऑफ स्मॉल सेविंग्स, जो छोटी बचत होती हैं उनको मोबिलाइज करके, और मॉनिटरिंग एंड रेजिंग ऑफ द एक्सटर्नल रिसोर्स, सॉवरेन बोरोइंग, मोर अब्रॉड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो एक्सटर्नल रिसोर्स जनरेशन रेजिंग जो बनाना है वो कैसे बनता है? सॉवरेन बोरोइंग अब्रॉड, बाहर से जो है लेना, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मॉनिटरिंग फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो भुगतान संतुलन है, ठीक है, और जो हमारा विदेश मुद्रा भंडार है उसकी निगरानी करना। एंड प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स का उत्पादन, सिक्कों का उत्पादन, और कई सारे जो डिनोमिनेशंस हैं, पोस्टल स्टेशनरी हैं, पोस्टल स्टैम्प्स हैं, ठीक है, इनका। अर्लियर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो FIPB था, वो एक अंतर मंत्रालयी बॉडी था, और जो कि FDI के प्रपोजल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब ये खत्म कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, pre-sanction appraisal of major schemes projects, earlier both plan and non-plan expenditures, and handling the bulk for the central budgetary resource transfer state, फाइनेंस एंड सेंट्रल पे कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये जो है मैटर्स ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेस थ्रू CBDT एंड CBCE स्टैट्यूटरी बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT and the Central Board of Excise and Customs CBEC, and Directorate General of the Safeguards recommends safeguard duties। ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेफगार्ड्स है, ये सेफगार्ड सुरक्षा के लिए जो शुल्क लगता है उसको सुझाव देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, वित्तीय सेवाओं से संबंधित विभाग, ये बैंक्स और जो बीमा और जो वित्तीय सेवा से संबंधित है उनको कवर करता है। और ये वेतन पेंशन से संबंधित जो रिफॉर्म्स हैं और जो औद्योगिक वित्त है उसको, MSME को, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, मीडियम इन स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, प्रधानमंत्री धन जन योजना, और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, दीपम जो डिपार्टमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। डिसइन्वेस्टमेंट का नाम जो है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम दीपम कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उसमें सरकारी जो शेयर्स हैं उसको बेचना, और उसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट उसमें आकर्षित करना, ठीक है, सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको कम करना और उससे पैसा जनरेट करना, जैसा कि अभी करंट की जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसा कर रही है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेंटर्स investment in equity and disinvestment in CPSUs, are responsible for systematic policy approach to disinvestment and privatization of PSUs। नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना का सिस्टम क्या है?
जो ये जो है सभी भारतीय नागरिकों पर जो कि या तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ओसीआईज हैं, और 1965 की एज तक, एंड ऑल न्यू एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस को छोड़कर जो सारे नए एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के, और जो केंद्रीय स्वायत्त निकाय हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज को 1 जनवरी 2004 के बाद से ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, ये उन पर भी अप्लीकेबल होगा। सभी जो एम्प्लॉइज़ हैं राज्य सरकारों के, राज्य की जो स्वायत्त निकाय हैं, और जो 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 नोटिफिकेशन इस जो है गवर्नमेंट, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो उसके नोटिफिकेशन के बाद से सर्विस ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एंड एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कोई और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो एनपीएस के अंदर जो है कवर्ड नहीं है, वो जो है इसको सब्सक्राइब कर सकता है। ऑल सिटीजन्स, प्राइवेट एम्प्लॉइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस विथ बैंक अकाउंट्स, ये सारे जो है पेंशन के हकदार होंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेड बाई पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए के द्वारा इसका प्रशासन किया जाएगा, ठीक है। और जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स टू हिज रिटायरमेंट अकाउंट एंड दिस एम्प्लॉयर कैन आल्सो बी सो कंट्रीब्यूट, डिजाइंड ऑन द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस, निर्धारित जो कंट्रीब्यूशन आधार है उसके आधार पर डिज़ाइन किया गया है। और कंट्रीब्यूशन मेड और एलिजिबल फॉर एन एडिशनल टैक्स डिडक्शन ऑफ 50,000, 50,000 का जो है अतिरिक्त कर की कटौती हो सकती है इसमें। और इसमें जो है इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस दिया हुआ लिमिट जो है वो एनपीएस से 60% तक जो है विड्रॉ कर लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये जो है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर के रूप में काम कर रही है। और subscribe allotted a unique permanent retirement account plan. It is a portable and can be used from any location in the India. भारत में किसी भी लोकेशन से यूज की जा सकती है। एनपीएस रिटर्न्स आर मार्केट लिंक्स, जो एनपीएस से मिलने वाले रिटर्न्स हैं वो बाजार से जुड़े हुए हैं। इट ऑफर्स 3 फंड्स, ये 3 तरीके के फंड्स को ऑफर करते हैं इसका सब्सक्राइबर्स, इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो सब्सक्राइबर्स हैं कैन एग्जिट फ्रॉम आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों के बाद जो है बाहर निकल सकते हैं, ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट खोलने के बाद, या फिर जो है 65 साल की उम्र के बाद। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? जिन लोगों के पास बैंक तक जिन लोगों की पहुंच नहीं है, ठीक है, उनको उनकी जो वित्त तक पहुंच है उसको बढ़ाना। और ये जो है जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, जो लास्ट माइल फाइनेंसर्स टू द माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, सूक्ष्म और लघु एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो जो ये फाइनेंस का दाम है, लागत है, उसको कम करना है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जो है मुद्रा, ये एनबीएफसी फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ द स्कीम्स, इसको जो है लागू करने के लिए जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग हैं, ये कौन कौन से हैं? एक तो ये जो है लोन्स देंगी, जो ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है मुद्रा, यही जो है इम्प्लीमेंटिंग इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआईज एंड अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एज notified by Mudra Limited, and funding support are of 2 types, 2 तरह के फंडिंग सपोर्ट्स हैं। एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसमें 1 लाख जो वित्त है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के थ्रू उनको लोन के रूप में दिया जाएगा। एंड रीफाइनेंस स्कीम फॉर कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, इनको रीफाइनेंस किया जाएगा। इनका पुनर्वित्तीय योजना है ये। और जो वर्तमान में जो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ मुद्रा है वो
5,000 करोड़ रुपए है। और लोन जो है इसमें 3 तरीके के होंगे। कौन कौन से मुद्रा में लोन कौन कौन से होंगे? एक तो शिशु लोन होगा जो 50,000 तक को कवर करेगा, और जो किशोर लोन होगा 50,000 से 5 लाख तक को कवर करेगा। करुण लोन हो जो तरुण लोन होगा सॉरी, वो 5 लाख से 10 लाख तक को कवर करेगा। और इसमें जो कोई भी लोन दिया जाएगा उस पर कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स टू मिटिगेट द इश्यू ऑफ कोलेटरल एंड प्रोवाइड कंफर्ट टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो आसानी महसूस करें, ठीक है, जो लोन देने में, इसके लिए ये लेकर के आया गया है। और इसमें जो कोलेटरल जो एक तरीके से बंधक रखा जाता था उसकी जो समस्या है उसको दूर करने का दृष्टिकोण था। इतना तो रहेगा यार। इट रिप्लेस द सॉरी मुद्रा कार्ड। ये डेबिट कार्ड है जो मुद्रा लोन अकाउंट के तहत जो है जारी किया जाता है। अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना जो है ये स्वावलंबन जो योजना है उसको हटाता है। और जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं इसमें, ये सारे सारे इंडियंस हैं जिनकी एज 18 से 40 वर्ष है और जिनके पास एक बचत खाता अकाउंट है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये मुख्यतः जो है असंगठित क्षेत्र के जो नागरिक हैं उन पर फोकस किया जाएगा इसके तहत। और जो इसके सब्सक्राइबर्स होंगे वो एक फिक्स मिनिमम पेंशन जो है 1,000 से लेकर 5,000 तक का पर मंथ की, और 60 साल की एज तक जो है एज पर मिलेगा इनको। और जो सब्सक्राइबर्स कैन वॉलंटरी जो वो स्वेच्छा से इसको छोड़ भी सकते हैं 60 साल से पहले ही। और या तो उनकी अगर प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, 60 साल से पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो इनके स्पाउस होंगे, पत्नी या पति, ठीक है, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं APY अकाउंट फॉर रिमेनिंग पीरियड्स। और जो मिनिमम पीरियड ऑफ द कंट्रीब्यूशन होगा वो कितने साल का होगा? 20 सालों का या इससे अधिक का हो सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मृत्यु की स्थिति में जो स्पाउस होगा उसको उतना ही अमाउंट के पेंशन जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनको दिया जाएगा। और दोनों के मृत्यु के बाद जो नॉमिनी होंगे सब्सक्राइबर के, उनको ये पेंशन जो है 60 सालों की उम्र तक दी जाएगी। एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड जो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है PFRDA, उसके द्वारा इसका प्रशासन किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है 1 सालों के लिए। और ईयर टू ईयर ये प्रत्येक साल में ये रिन्यू होती रहेगी। और ये इट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से अगर डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उससे सुरक्षा इसमें दिया जाता है। और ये इसकी जो उपलब्धता है वो भारत के जो नागरिक हैं इसमें NRIs भी शामिल हैं जो कि 18 से 70 वर्ष की उम्र तक के होंगे, उनके पास एक बैंक अकाउंट होगा, उनके लिए उपलब्ध है। और इसमें जो प्रीमियम है वो क्या है? प्रति वर्ष जो है 12 रुपये आपको जमा करने हैं पर मेंबर। और रिस्क कवरेज जो होगा वो 2 लाख फॉर द एक्सीडेंटल डेथ, अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है। और प्रीमेनेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी जो है स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए मिलेंगे। और 1 लाख फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। और या तो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी अगर जो है आपको आंशिक विकलांगता होती है परमानेंटली के लिए, तो उसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। एडमिनिस्टर्ड थ्रू पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। जो सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां हैं उनके द्वारा इसका प्रशासन किया जाएगा, और अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये ये भी जो है 1 वर्ष के लिए जीवन बीमा इस योजना है, ठीक है। प्रत्येक साल ये रिन्यू होती रहेगी। और जो इसमें कवरेज है वो किसी भी कारण से जो मृत्यु हो जाएगी उसको मिलेगा। और ये भी जो है नागरिकों और NRIs को मिलेगा जो कि 18 से 50 साल की उनकी उम्र हो। और ये
2 लाख रुपए का कवरेज जो है मृत्यु के केस में, और जो इसका एनुअल प्रीमियम है वो 330 रुपये है। और इसमें जो रिस्क जो कवर है वो केवल 45 दिन जो है, इनरोलमेंट के 45 दिन पहले, जो 45 दिन है उसके बाद ही से ये रिस्क कवरेज होगा। और एडमिनिस्टर्ड थ्रू एल आई सी के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जो इंडियन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनके द्वारा। प्रधानमंत्री वया वया वंदना योजना जो है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है जो बुढ़ापे में एक तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, उपलब्ध कराना है, ठीक है। और जो वृद्ध लोग होंगे, ठीक है, उनको जो इनकम है, जो उनकी आय है, ठीक है, उसके कोलैप्स जाने पे यानी ख़त्म हो जाने पर उनकी सुरक्षा करना है। और जो इसमें बेनिफिशियरीज कौन होंगे, इसमें 60 साल से ऊपर के जो है बुजुर्ग लोग को शामिल किया जाएगा। और इसमें जो है एक जो है एश्योर्ड पेंशन बेस्ड होगा, जो किस पे बेस्ड होगा? गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स। 10% के रिटर्न के रेट पर 10 सालों के लिए जो है ये बेस्ड होगा। और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एल के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, भारतीय बीमा बीमा निगम। और प्री मेच्योर एग्जिट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस और सेल्फ और स्पाउस, अपने अपनी हस्बैंड या वाइफ के लिए जो किसी गंभीर बीमारी के इलाज की ज़रूरत है, तभी आप इससे जो है इसको छोड़ सकते हैं। और कोई भी इस पर जो है कर लाभ आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका लक्ष्य क्या है? वित्तीय समावेशन लाना लक्ष्य है, ठीक है। और सबको जो है एक सार्वभौमिक रूप से बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच को बढ़ाना है, ठीक है। और सभी के पास जो है एक कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जो इससे क्या होगा कि वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, और जो क्रेडिट साख तक पहुंच है उसको बढ़ाना है। और इंश्योरेंस, रेमिटेंस और पेंशन फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाना है। और ये जो अकाउंट हैं वो किसी भी बैंक या ब्रांच में या बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र आउटलेट पर खोले जा सकते हैं। और इसका जो लाभ होगा वो क्या होगा? इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये लाइफ कवर प्रोवाइड कराता है, जो कि 30,000 पेएबल जो होगा वो डेथ, जो बेनिफिशियरी का डेथ हो जाएगा, ठीक है, तो उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। और जो बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट स्कीम का, वो इस अकाउंट में जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्राप्त करेगा। और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो है करीब 10,000, और एक अकाउंट पे 10,000 रुपये है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये हमने कुछ स्कीम्स देखी फाइनेंशियल सेक्टर की। नेक्स्ट जो स्कीम्स हैं और जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।